हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट बाय राहुल। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में डीपीएसपी के बारे में देखा था, डीपीएसपी के जो इंपोर्टेंट आर्टिकल थे उनको देखा था। इसके साथ साथ हमने लास्ट में यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। उन 25 पीवाईक्यू से आपके लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हुए थे। ऐसा ही हम इस वीडियो में करेंगे। पहले हम प्रेसिडेंट को बारे में देखेंगे, उसके इंपोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे और जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल की याद करने की जो एक धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको कभी नहीं भूलने वाली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति ये किस भाग में है। तो भाग 5 में है। ओके, अब एक एक आर्टिकल देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना। ठीक है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा, ये आपको अभी बताने वाला हूं मैं। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। आर्टिकल 57 री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन के होने के लिए अर्हता, मतलब क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, लाइक 35 ईयर्स ईटीसी, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 ईयर की एज हो चुकी है उनकी। अब आर्टिकल 58 हो गया। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ओथ। आर्टिकल 61 महाभियोग, मतलब अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो हटाएंगे कैसे। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। ठीक है, कितनी क्षमतान की शक्ति ये भी अभी हम देखने वाले हैं। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। ठीक है। 111 विधेयकों पर अनुमति एवं वीटो शक्ति। ठीक है, वीटो पावर। तो वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी वीटो पावर इंडियन प्रेसिडेंट को प्राप्त है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो जो पावर ऑफ प्रोमलेट ऑर्डिनेंस। ठीक, तो जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये कितने दिन तक वैलिड होगी, कब होगी, ये सब अभी हम देखने वाले हैं। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 352, 356 और 360 इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि ये आर्टिकल 52 से 59 तक हमको भूले ना। ठीक है, तो बस आपको इतना रखना, पीके ने नौकरी पाई। ठीक है, ये आई है। ओके, तो आपको याद रखना कि पीके ने नौकरी पाई, तो पी से हो जाएगा आर्टिकल 52 पद। ठीक, के से हो जाएगा कार्यपालिका, ने से हो जाएगा निर्वाचन, एन से हो जाएगा जो री इलेक्शन की प्रोसेस है। ठीक है, यूके से हो जाएगा कार्यकाल, आर आई से हो जाएगा री इलेक्शन। मैंने एन ई से शायद कुछ और बोल दिया, मुझे याद नहीं। इलेक्शन है उसका। ठीक है, निर्वाचन, या रीति से मैंने कुछ बोला है। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस है उसका मतलब। पीए से हो जाएगा क्वालिफिकेशन। ठीक है, लाइक सिटीजन और 35 ईयर हो चुकी हो। आई से हो जाएगा शर्तें। ठीक है, कंडीशंस ऑफ ऑफिस। 60 में ओथ है और 71 में महाभियोग है। अब हम एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पीवाईक्यू असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में आया। अब ये जो 20 पीवाईक्यू हैं, इससे आपके लगभग 100 से 150 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रेडी हो जाना है। ठीक है, एक एक एक्सप्लेन करूंगा और बहुत सारे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी याद रखना है। और मैंने वीडियो के हर क्वेश्चन के लास्ट में ये दे रखा, ये क्वेश्चन कब और कहाँ पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं। ओके, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। तो जो इसका सही आंसर है, संसद और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ये आपको याद रखना है कि केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं इलेक्शन में। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं के। ठीक है, संसद में क्या क्या आ जाएगा। संसद 3 से मिलती, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 3 चीजों से मिलकर संसद बनती है। तो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है उसमें कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके साथ साथ
विधानसभा के केवल निर्वाचित विधानसभा, ठीक है, स्टेट की जो विधानसभा उसमें, इसके साथ साथ दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। देखिए एक बार स्टार्टिंग समझ लेते हैं कौन कौन भाग लेता है। पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके साथ साथ जो दिल्ली और पांडुचेरी के जो एक यूटी हैं अपने, ठीक है, इनके भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? ओके, तो जिसका सही आंसर है संसद के किसी भी सदन में, ठीक। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बात की थी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, तो इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन इम्पीचमेंट में मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल भी याद रखना कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है, तो आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट लाया जाता है। तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, 4 लोकसभा में पहले और 4 राज्यसभा में, ठीक है। इसके लिए उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन का अग्रिम नोटिस आवश्यक है। इसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होना है, ठीक है। अलग अलग, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग, अलग अलग 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ओके, तो इसमें जो चीज आपको याद रखने वाली सबसे कंफ्यूजन जो यूसी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो कंफ्यूजन करते हैं वो इसमें करेंगे कि इलेक्शन में कौन भाग लेता है, उसमें सिर्फ निर्वाचित लेते हैं, ओके, निर्वाचित, और इम्पीचमेंट में मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं, ठीक। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है एनटीए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया? ठीक है, 42 1976। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने आर्टिकल 74A में संशोधन कर स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह बाध्यकारी होगी। देखिए 42 में क्या ऐड किया गया, 42 का हुआ 1976, ये भी आपका रखना है। आर्टिकल 74A, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना है, ठीक है, कि अगर मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी कि आपको ये कार्य करना है तो राष्ट्रपति को वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 44 अमेंडमेंट 1978 में ये ऐड कर दिया गया, एक थोड़ी सी छूट दे दी गई कि अगर आपको उनकी सलाह पसंद नहीं आ रही, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को पसंद नहीं आ रही, तो आप एक बार उस सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि एक बार इसमें पुनर्विचार किया जाए। अगर फिर भी मंत्रिपरिषद ने उसको दोबारा भेजा तो उसके बाद आपको उनकी जो सलाह है वो बाध्यकारी होगी, यानी कि आपको वो सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। ओके, क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत कम्यूटेशन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को हमारे 5 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं क्षमादान की। लघुकरण, दूसरा परिहार, तीसरा विराम, चौथा प्रतिविलंबन, पांचवा क्षमादान, यानी इसमें पूरी तरह से क्षमा को माफ कर दी जाती है। और कम्यूटेशन में दंड के स्वरूप को बदलकर हल्का करना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना, ये सारी सजाएं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें एनटीए ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है और बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश आर्टिकल 123 संसद की पुनः बैठक होने के बाद
अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है यदि उसे अनुमोदित न किया जाए। ठीक। तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है कि जो अध्यादेश जारी करने की प्रेसिडेंट की शक्ति वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 123 123 में। तो इसका जो सही आंसर है वो 6 सप्ताह है। करेक्ट आंसर बी। अब देखिए ऐसा क्यों क्या, देखिए आर्टिकल 85 के तहत पार्लियामेंट में 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम गैप कितना होता है, 6 मंथ का है। ये सारी बातें आपको याद रखना भी। ठीक है। और आर्टिकल 123(2) में 6 वीक के अंदर पास करवाना होता है। देखिए क्या इसका मतलब क्या है कि अगर जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उसके में अधिकतम कितना गैप हो सकता है, 6 महीने का। ठीक। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया तो जब संसद की बैठक होगी, ठीक है, तो बैठक के बाद कितने दिनों तक वो मान्य होगा, अ- कितने दिनों के अंदर उसको अनुमोदन यानी पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा का अनुमोदन मिलना जरूरी है। तो उसका सही आंसर क्या था, 6 सप्ताह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 पर सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि वीटो कितने प्रकार के होते हैं और भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो की पावर जो मिली हुई है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान जेल से। अब देखिए वीटो के टाइप, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, भारत के जो प्रेसिडेंट है उनको ये शक्ति प्राप्त है। एब्सोल्यूट वीटो में कंप्लीट रिजेक्शन, बिल को पूरी तरह से रद्द या खत्म कर देना। ठीक है। सस्पेंसो वीटो, रिकंसिडरेशन, बिल वापस भेजना। ठीक। तो ये भी जो प्रेसिडेंट के पास, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये वाला वीटो की शक्ति भी है, पॉकेट वीटो, जब ये हमने क्वेश्चन किया। ठीक है। बिल को अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग में डाल देना कि हमें पास ही नहीं करना। ठीक है, ना उसमें कुछ बोलना, ना रिजेक्ट करना, ना पास करना। क्वालिफाइड वीटो, ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास इसकी पावर नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका, केवल यूएसए में, भारत में नहीं है। ठीक है, यूएसए में है सिर्फ। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे राष्ट्रपति है उनके पास कौन कौन सी वीटो पावर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2018 में। और ये क्वेश्चन अभी 2023 में आया था शायद या 24 में कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटो पावर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब ये कब कब हुआ, 1969 में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने इस पद पर कार्य किया। ठीक है, इसका भी याद रखना है कि ऐसे कौन से सीजीआई थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से प्रस्तुत होता है, सही नहीं है, ये देखना है। ठीक है, भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में है, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण स्वयं संसद में प्रस्तुत करता है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए कौन से बिल प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति से आता है। ठीक, तो मनी बिल प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति चाहिए, पेश करने से पहले मनी बिल को राष्ट्रपति के पूर्व सहमति चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 110 में ऐसा है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आर्टिकल 3 में। तो इसके लिए भी प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति चाहिए। संविधान संशोधन बिल 368, इसके लिए जो राष्ट्रपति की सहमति है वो
नहीं चाहिए। ओके। और जो ये ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल होता है, उसके लिए भी राष्ट्रपति की सहमति नहीं चाहिए। तो ये कौन कौन सी के लिए चाहिए? मनी बिल के लिए, ठीक, और किसी नए राज्य के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श मांग सकता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 143। ये जो आर्टिकल है ये लगभग मैंने स्टार्टिंग में सारे बता दिए हैं आपको, तो उससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सीएजी, गवर्नर और राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, इन जो तीनों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और इनकी नियुक्ति गवर्नर करता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल की, सीएजी, गवर्नर, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एकमात्र आधार क्या है? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा आधार है कि अगर वो काम राष्ट्रपति करे या ना करे तो उन पर इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो ठीक है, एक सिर्फ एक ऐसा मामला संविधान का अतिक्रमण, उल्लंघन। ठीक है, अगर जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कार्य न करें तो सिर्फ इसी मामले के अनुसार ही आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट उन पर चलाया जा सकता है, बस। ठीक है, मैंने इससे पहले कहा था इम्पीचमेंट जब चलता है तो जो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी उसमें भाग लेते हैं। निर्वाचन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, लेकिन जो इम्पीचमेंट होता है उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की तुलना मुख्य रूप से किससे की थी? ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिटिश सम्राट। ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए राष्ट्रपति हेतु किसकी लिखित सिफारिश अनिवार्य की गई? ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगाना है देश में आर्टिकल 352 के तहत, तो राष्ट्रपति को किसकी सहमति चाहिए? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की। ओके, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 आर्टिकल 352 में संशोधन किया गया और ये नियम बनाया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल, कैबिनेट की लिखित निर्णय के आधार पर करेंगे। मंत्रिमंडल शब्द पूरे संविधान में पहली बार इस संशोधन द्वारा ऐड किए गए। तो आपको याद रखना है कि जो मंत्रिमंडल शब्द कब मतलब किसके द्वारा संविधान में पहली बार ऐड किया गया? तो आर्टिकल 52 द्वारा, सॉरी, पहली बार इसी संशोधन द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 52 में जोड़ा गया। ओके, और ये इसलिए हुआ कि जो हमारी इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम, तो राष्ट्रपति जी ने सीधे बोल के कर दिया था कि इमरजेंसी लग गई है, लेकिन जब जनता पार्टी सरकार आई तो उन्होंने अनिवार्य कर दिया कि जब तक आपको मंत्रिमंडल लिखित में ना दे कि 352 आर्टिकल का यूज करना है तब तक राष्ट्रपति इमरजेंसी नहीं लगा सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति चुनाव में एक संसद सदस्य के मत का मूल्य ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका मैं पहले आपको, देखिए, एमपी के जो वोट वैल्यू वो निकालना है, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए। ठीक है, सभी एमएलए का जो वोट्स की वैल्यू होगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्शन एमपी, और जितने भी हमारे राज्यसभा और लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखें कि 2022 में ये रियल एग्जांपल है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो एमएलए के वोट की वैल्यू थी ये उतनी थी, और हमारे कुल इलेक्टेड मेंबर थे जो 543 लोकसभा में और 233 राज्यसभा में। ठीक है,
तो इससे हम भाग दे देंगे तो हमारी 700, तो एक एमपी की जो वैल्यू थी वो 700 निकल के आई थी। तो इस फॉर्मूले से आप एमपी की वैल्यू, वोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राष्ट्रपति को अक्सर प्लेटो की अवधारणा के अनुसार दार्शनिक राजा कहा जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति अपने स्वविवेक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, स्वविवेक शक्ति का प्रयोग कब कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। हंग पार्लियामेंट के टाइम, बहुमत हो चुकी सरकार द्वारा किए गए लोकसभा भंग करने के सुझाव को खारिज करना, जब पदस्थ पीएम की अचानक मृत्यु हो जाए तो कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। ठीक है, तो इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने स्वाभाविक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमको देखना है ये त्रिशंकु लोकसभा क्या होती है। ठीक है, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन, ठीक है, यानी गठबंधन की सरकार होती है, वो लोकसभा इलेक्शन में स्पष्ट बहुमत न हो। ठीक है, यानी किसी पार्टी के पास या तो किसी गठबंधन के पास 272 सीट्स नहीं मिलती हैं तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी भी ऐसी पार्टी को जिसको या बड़ी पार्टी को जिनको उनके विवेक में लगता है कि ये बहुमत सिद्ध कर देगी, तो उनके पार्टी के किसी एक को पीएम बना देते हैं और उनसे बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? ठीक है, याद रखना कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, तो इसका सही आंसर आयरलैंड। मैनर ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है। ठीक है, कि राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे होगा, किस प्रक्रिया से होगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। ओके, देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान, जबकि राष्ट्रपति का पद यूएसए से प्रेरित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से प्रेरित है, लेकिन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वो आयरलैंड से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है संघ व राज्यों के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों तथा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का। ओके, अब आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि अभी तक इंडिया में आर्टिकल 368 कितनी बार लगा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए थे? जिसका सही आंसर है वो नीलम संजीव रेड्डी। ओके, 1977 के टाइम भारत के वो छठे राष्ट्रपति थे जो अनअपोज्ड चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के आधार पर चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर है वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को लागू रहने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है 2 महीने। ठीक है, 352, 356 और 360, इनको एक बार अच्छे से हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए 352, इसमें संसद का अनुमोदन कितने 1 महीने के अंदर चाहिए। 356 और 360 में 2 महीने के अंदर अनुमोदन चाहिए। ठीक है, अब इनकी वैलिडिटी कितनी होती है? 352 नेशनल इमरजेंसी कोई लिमिट नहीं है, हर 6 महीने में अप्रूवल जरूरी है। 356 प्रेसिडेंट रूल की, राष्ट्रपति शासन की 3 साल तक वैलिडिटी है। 1 साल बाद इलेक्शन कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी अगर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है, ठीक है, और दूसरा देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है, ऐसे हम 3 साल तक राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट रूल है उनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन 1 साल बाद 2 कंडीशन होनी चाहिए,
पहला कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कह दी कि अभी देश में चुनाव कराना संभव नहीं है। दूसरा 352 पहले से लागू हो, ओके। 360 की कोई लिमिट नहीं है, ठीक। टाइम इम्पोज 352 अभी तक 1962, 1971, 1975 3 बार लग चुकी है। और राष्ट्रपति शासन तो 100 से ज्यादा 49 से ज्यादा बार तो यूपी में लग चुका है, ठीक। और जो 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वो अभी तक एक ही बार नहीं लागू हुई, ओके। तो हम अपने क्वेश्चन में लौट वापस आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अध्यादेश शक्ति की संवैधानिक प्रकृति क्या है, ठीक है। तो ये उनकी कौन सी शक्ति है, प्रशासनिक, न्यायिक या कार्यपालिका शक्ति? तो इसका सही आंसर है विधायी शक्ति। ये यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस 2020, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है नेट में, ठीक है। देखिए आपको इनके आर्टिकल भी याद रखना है कि अध्यादेश, राष्ट्रपति को ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, 123, ठीक है। अगर अध्यादेश जारी हुआ तो संसद की बैठक के कितने दिन बाद तक उसको अनुमोदन करना जरूरी है, यानी कितने दिनों के अंदर? तो 6 सप्ताह, लगभग 42 दिन। ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद रखना। सीधे इसका क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, एक सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, इसकी सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत किसको देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष को। आर्टिकल 56(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से त्याग प्राप्त होने पर इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा को देगा, ताकि संसद के निचले सदन को सर्वोच्च पद के रिक्त होने की जानकारी तुरंत मिल जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं लौटा सकते, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को, ठीक है। इसका आंसर है सी। देखो इसको क्यों नहीं लौटा सकते, क्योंकि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाया जाता है पहले, तो उसको वापस करने कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। देखिए मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाता है, इसलिए वे इसे वापस नहीं भेज सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा यह बाध्यकारी बनाया गया कि राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देंगे ही, ठीक है। इसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा नहीं सकते। देखिए ये इसलिए नहीं वापस कर सकते क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति से ही मनी बिल आता है, और ये वाला बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसको इसलिए वापस नहीं कर सकती कि 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा यह बाध्यकारी बना दिया गया कि राष्ट्रपति जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको वापस नहीं कर सकती, इवन वो उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकते, ओके। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत के राष्ट्रपति की तुलना, देखिए अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपति की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों को वास्तविक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही। उनका कार्यकाल निश्चित 4 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन संसद के बाहर से कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों को वास्तविक होता है, जबकि इंडिया में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है, ठीक है। उनका कार्यकाल निश्चित 4 वर्ष का होता है, इंडिया में 5 वर्ष का होता है। वे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन संसद के बाहर से कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर मंत्रिमंडल मंत्री चुनना है तो पार्लियामेंट से ही चुनना पड़ेगा, अगर बाहर से चुन रहे हैं तो 6 मंथ के अंदर उनको पार्लियामेंट का सदस्य होना जरूरी है, ओके। तो अब हमारे 25 क्वेश्चन पूरे यहीं खत्म होते हैं। देखिए इन 25 क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, लगभग 100 से 200 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। और आपको एक एक फैक्ट याद रखना है। देखिए तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है कि आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, आखिर किस टॉपिक से किस डेप्थ तक जो एनटीए वो जा रहा है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये एक टॉपिक की गहराई पता चलेगी कि आपको पढ़ना क्या आखिरकार, क्यों क्या छोड़ना है, क्योंकि अगर बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे आप पढ़ोगे तो फिर तो एक टॉपिक में इतना टाइम लगेगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्या है, जब तक किसी भी परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं हो सकती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।